Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So in this video, we are going to talk about the best way to attempt PQRS. PQRS आप सबको पता है कि CDS हो या NDA हो, दोनों ही एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन तो आने ही हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एफिमेरल इन नेचर होते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन PQRS आपके परमानेंट हैं जो कि आएंगे ही आएंगे, राइट। और ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपके मतलब 10 क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो एकदम सिक्योर हो जाते हैं। अगर आपने कर लिए, आप एनडीए में हो तो ऑब्वियसली आपके 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और सीडीएस में 8 पॉइंट समथिंग आपके मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, राइट। तो PQRS आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसको करने की ट्रिक किसी ने अगर अच्छे से समझ ली, वो 10 आउट ऑफ 10 ईजिली कर सकता है, ठीक है। मैं हमेशा PQRS में हमेशा ही 10 आउट ऑफ 10 करके आता हूँ। मैं S1 S6 में भी 10 आउट ऑफ 10 करके आता हूँ, राइट। कभी कभार S1 S6 में एक गलत हो जाता है, लेकिन PQRS में आज तक कोई भी एक भी सेंटेंस जो है मेरा गलत नहीं हुआ, राइट। तो फिर देखते हैं कि मैं क्या मेथड अप्लाई करता हूँ जिससे 10 आउट ऑफ 10 आप भी कर सकते हो, राइट। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ टू अटेम्प्ट, राइट। ओके, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, देखो कैसे आपको चलना है। तो पहली बात जो मैं बताऊंगा, दैट इज एवरी सेंटेंस नीड्स अ हीरो। कोई भी आप पैरा जम्बल्ड जब सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि यार कौन सी चीज़ है जो पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में आनी चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि हर एक सेंटेंस का एक रूल होता है कि एक सब्जेक्ट होता है हर एक सेंटेंस में, और वो हमेशा ही ज़्यादातर स्टार्टिंग में ही आता है ना। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपका काम करता है एक हीरो की तरह। सो एवरी सेंटेंस नीड्स अ हीरो, ये चीज़ आपको समझनी है और इसको आप बढ़िया से फ्रेम करोगे आपके सेंटेंस की बिगिनिंग में। सेकेंड थिंग इज दैट सर्च फॉर द फेविकोल वर्ड्स। फेविकोल वर्ड्स भाई क्या होता है? फेविकोल वर्ड्स होते हैं आपके कनेक्टर्स। कनेक्टर्स आपके हो सकते हैं प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, है ना। आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों का कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ हमें पता चल जाती है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जैसे प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, तो उनसे हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये एक बेसिक सेंस जो होती है हमारे अंदर होती है इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, तो हमें पता चल जाता है ना। और ये जो फेविकोल वर्ड्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी हेल्प करते हैं हमें जो मिनी पेयर्स होते हैं उन्हें बनाने में। जैसे मिनी पेयर्स जो मैंने S1 S6 वाले में बता रखा है कि दो सेंटेंसेस को मिला करके, मैं ये नहीं कहूँगा आप चारों उठा के एक साथ मिला लो, अगर आपने दो भी मिला लिए ना, दो आपने मिला लिए, तब भी आप ईजिली अपने ऑप्शंस जो है ना, अदर ऑप्शंस, उनको एलिमिनेट कर पाओगे। नेक्स्ट रूल है आपका ब्राइड ग्रूम रूल। ब्राइड ग्रूम रूल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा कि आपका लॉजिकल पेयर से रिलेटेड है। क्या होता है कि ब्राइड ग्रूम जैसे एक साथ रहते हैं ना हमेशा, उसी तरह क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा ही एक साथ रहते हैं, हाँ। और ये मैं बताऊंगा इंग्लिश का एक नेचुरल जो फ्लो होता है उसको आपने अगर समझ लिया है तो आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, मिनी पेयर्स, है ना। यही एक जो चीज़ है वो काफ़ी हेल्प करती है, दैट इज़ मिनी पेयर्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को वेरीफाई करें। हमें अगर मिनी पेयर्स मिल रहे हैं, 3 ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उस ऑप्शन को अपना बढ़िया से टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत है नहीं आपको, है ना। तो फिर ये ब्राइड ग्रूम रूल जो है इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज़ फॉलो ग्रामर GPS। ग्रामर GPS क्या होता है? ग्रामर GPS होता है SVO एंड प्लस एक्स्ट्रा। कैसे होता है? एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं सेंटेंसेस में वो आगे चल के आती हैं, है ना। तो ये होता है आपका ग्रामर GPS। तो इसको आप आराम से फॉलो अगर करेंगे तो आप बढ़िया सा सीक्वेंस बना पाएंगे सेंटेंस का अपने, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये तो बेसिक मतलब आपकी जो सबसे बेसिक लेवल की जो इंग्लिश होती है ना, वहाँ पर ये सिखाई जाती है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा, ठीक है। और वर्ब से भी पहले अगर मेन वर्ब है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी। एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी सिंस 2010 हो सकता है, राइट, और फॉर द लास्ट डिकेड हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर दी हैं वो एक्स्ट्रा में काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ तड़का ऑलवेज कम्स एट द एंड।
ये आपका हो गया एक्स्ट्रा वाली चीज़, है ना। कई बार आप देखोगे सिंपल सिंपल वर्ड जा रहा होगा और कभी कभार जो स्पेशल चीज़ें होती हैं ना वो आती हैं सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में आती हैं। एकदम सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर है थोड़ा सा, और मतलब एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी एक्स्ट्रा सी लग रही है, वो हमेशा लास्ट में आएगा, है ना। पहले तो सिंपल सिंपल चीज़ें आएंगी और तड़का हमेशा, जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते हो, दाल बनाते हो, सबसे लास्ट में लगाते हो, उसी तरह से समझना इस चीज़ को कि आप लास्ट में सबसे अप्लाई करोगे इस चीज़ को। देन आप क्या करोगे, अब यहाँ तक जो मैंने बताया आप क्या करोगे, आपने अपना सेंटेंस जो है फ्रेम कर लिया है। सेंटेंस अपना फ्रेम कर लिया है यहाँ तक। अब आप क्या करोगे, रीड अलाउड टेस्ट। अब यूपीएससी एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हो तो फिर तेज़ तेज़ मत पढ़ने लग जाना, ठीक है, वरना कतई भाई दूसरे डिस्टर्ब हो जाएंगे आपसे। तो एक काम करना, मन में ही पढ़ना, लेकिन अच्छे से एक बार पढ़ लेना सेंटेंस को। अब पढ़ने से क्या होता है, एक जब आप फ्लो में पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि नेचुरल फ्लो जो है वो कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कहीं पे ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो नहीं ब्रेक हो रही है, और इंग्लिश का जो फ्लो होता है वो कहीं पे ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है पढ़ के। कई बार आप पढ़ते हो और आपको कुछ चीज़ें ऑकवर्ड सी लगती हैं, तो फिर आप समझ जाते हो कि यार ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है ना, बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेशन शॉर्टकट। एलिमिनेशन शॉर्टकट, है ना, ये चीज़ आपने बिल्कुल ही अप्लाई करनी ही करनी है। अगर आपने ये PQRS हो गया, S1 S6 हो गया, इन दोनों में ही आपको एलिमिनेशन शॉर्टकट तो करना ही पड़ेगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे करके, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आप क्या करोगे, आप मिनी पेयर बनाओगे, फिर आप बोलोगे कि यार जैसे मान लिया मुझे मिल गया, एक मिला कि QR। अब मैं कहूँगा यार QR तो एक साथ आएगा ही आएगा, ज़रूर से आएगा, ठीक है। अब मुझे QR मिल जाएगा इसमें और इसमें, तो ये दो तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ ईजिली, है ना। हो सकता है QR केवल एक में ही हो तो हम इसको भी एलिमिनेट कर दें। तो ये जो मिनी पेयर वाली चीज़ है ना, ये यार बड़ी कमाल की होती है, ये आपको अप्लाई करनी ही करनी है। और लास्ट में मैं बताऊंगा डोंट पैनिक, लुक फॉर द स्टोरी लाइन, ठीक है। हर एक सेंटेंस, अब यहाँ पर देखो सेंटेंस ही सेंटेंस नहीं होता है, ये एक छोटा सा आप पैराग्राफ समझ सकते हो इसे, क्योंकि 3-4 सेंटेंसेस होते हैं, वो अच्छे खासे लेंथ में होते हैं, वो मिल के बनाते हैं उस चीज़ को। तो आप उसको एक पैराग्राफ कर सकते हो छोटा सा, है ना। और छोटा सा अगर पैराग्राफ है तो वो स्टोरी लाइन क्रिएट कर रहा होगा। स्टोरी लाइन जब क्रिएट करता है ना तो आप उसको बस समझो, उसको समझने की कोशिश करो, पैनिक मत करो। क्योंकि यार यहाँ पर मैंने देखा है ना, पहली बात क्या होता है, कुछ लोगों का रीडिंग स्टैमिना बहुत अच्छा नहीं होता तो वो रीड नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कुछ लोग रीड भी कर ले जाते हैं तो क्या होता है, वो समझ नहीं पाते चीज़ों को अच्छे से। थोड़ा सा अगर पैनिक किए और उनका जो ब्रेन है, ठीक है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं किया उस टाइम, तब भाई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर आपने एक बार पढ़ा, आपको नहीं आया समझ, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, फिर वहाँ पर आप एक लूप होल सा बन जाता है, उसमें आप फंस के रह जाते हो, फिर आप निकलते नहीं हो जल्दी से। फिर या तो आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और छोड़ पाते नहीं कैंडिडेट ने अगर टाइम दे दिया है ना 1 से 2 मिनट 3 मिनट, तो वो उसका मन करता है कि अब तो यार इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं क्या करूँगा, OMR में फिल तो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आ जाता है ईगो पे। तो ये देखो चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर या तो आप छोड़ दो, तो वो भी सही ऑप्शन नहीं है। अगर PQRS में आप छोड़ रहे हो, ठीक है, S1 S6 में मैं मान सकता हूँ यार 1-2 आपने छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। PQRS आपको 10 आउट ऑफ 10 करके ही आने हैं, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं, है ना। तो पैनिक नहीं करना है, आराम से करना है, बढ़िया से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी है। और लास्ट में मैं आपसे एक और रूल बताऊँगा, अभी लास्ट नहीं है ये वैसे वीडियो का, इसके बाद हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि यार कोई भी आप क्वेश्चन करने चलते हो ना, ऑप्शंस को नहीं देखना है। यहाँ पर आपको सेंटेंस वो दिए हुए हैं, ठीक है, ये जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपके सामने हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है PQRS, ठीक है, और ये हैं आपके सामने ऑप्शंस 4। आपने इन ऑप्शंस को देखना ही नहीं है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, खुद से इनको फ्रेम करना है। अगर आपने खुद से फ्रेम किया, इनको कुछ भी बनाया, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बार में, ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम लगाए, आपको मिल गया QSPR,
आर, ठीक है। और फिर आप ऑप्शंस देखो, फिर आपने अगर ऑप्शन देखा और कोई भी मिल गया तुरंत उसको टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा ओवर थिंकिंग करनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस एक बार रीड कर लेना है कि ठीक है ये बढ़िया है, लॉजिक बना रहा है, ठीक है, ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली सही है, बस दैट्स इट, है ना। चलो अब हम सॉल्व करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस आपके इसी बार CDS 1 2025 में आए थे। चलो देखते हैं इनको कैसे, कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, कुछ ने सारे सही किए होंगे, तुम भी देख लो, कुछ ने गलत किया होगा, ठीक है, तुम भी देख लो, ठीक है। जिसने सही किया होगा हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें जानने को मिले, है ना। चलो तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, considered to be paradigmatic sociological study of peasant movements in India, the Telangana peasant revolt against the Nizam of Hyderabad in the 1940s is often and the only instance worthy of attention in a comparative, right? तो इसको पहले देखते हैं क्या है। अब बताओ, यहाँ पर सेंटेंस हमारा आर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। मैंने ऑप्शंस यहाँ पे यार अब इतना भी नहीं है, देख लिया, ठीक है, कि आर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर होगा, द तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन, ऑफन के बाद क्या आएगा बताओ मुझे, पी आ सकता है क्या, ऑफन कंसिडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक, ये देखो बढ़िया सेंस बना रहा है, ठीक है। तो आर के बाद पी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आर के बाद क्यों अगर मैं करूँ, इज़ ऑफन सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, देखो उतना सेंस नहीं बना रहा, इज़ ऑफन एंड द ओनली, आर एस तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, और आर क्यू मैंने बनाया ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आर पी हो गया, सही है। एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर मान लिया आपने कर भी दिया है अटेम्प्ट, फिर भी पढ़ लो एक बार, द तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक and the only instance worthy of attention in a comparative sociological study of peasant movements in India। वाह बढ़िया है ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, social movements nonetheless their political institutions process and parties one of the major attributes of and with is their coexistence with national states and, अब देखो एस से हमारा एंड भी नहीं हो सकता, एस से हमारा स्टार्ट भी नहीं हो सकता, यहाँ पे दिया भी नहीं है, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं है। चलो यहाँ पे क्यों ऐसा दिया हुआ है, देयर पॉलिटिकल, अब देयर देखो दिया हुआ है ना, देयर, अब देयर ये काफ़ी मतलब ये प्रोनाउन होता है, इससे पहले कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पैराग्राफ हो, उससे पहले नाउन को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्यू से तो नहीं हो सकता, ख़त्म करो, छोड़ दो इसे। आर से होगा, इसका मतलब वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद क्या, विद इज़ देयर, नहीं ये तो नहीं हो सकता, आर एस तो नहीं हो सकता। विद देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, विद देयर, देयर की बात कहाँ पे हुई है, देयर, अब देयर यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो इसलिए हम आर क्यू के साथ भी नहीं जा सकते, है ना। तो हमें आर पी के साथ जाना पड़ेगा, है ना। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विद सोशल मूवमेंट्स नॉनदलेस is their coexistence with national states and their political institutions, process and parties, है ना। ये आपका nonetheless जो होता है ना, ये आपका एक टाइप का एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है in spite of that, है ना, in spite of that। चलो नेक्स्ट 53 देखते हैं, ये रहा आपका, चलो इसे रीड करते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। ओके चलो, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल इससे नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ पॉसिबल। देखो अब ये बता रहे हैं, ये क्यू वाले को अगर ध्यान से देखोगे, इज़ पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता यार, इसे हटाओ, है ना। एस के बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ पॉसिबल, ये देखो एस क्यू सेंस बना रहा है, तो इनके साथ हम जा सकते हैं। आर क्यू बना रहा है क्या, गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज इज़ पॉसिबल, ये भी नहीं बना रहा, इसको भी हटाओ, ठीक है। आर क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ गए हम। इसके बाद में लास्ट में क्या दिया है, पी है, आर है, क्या आर आ सकता है लास्ट में, बताओ। गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज लास्ट में आ सकता है, एज लास्ट में आ सकता है, कहीं कभी नहीं आ सकता, तो इसे भी हटाओ, ये होगा आपका सही, है ना। क्या होगा, अब एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ पॉसिबल ओनली आफ्टर द गवर्नमेंट ग्रांट्स परमिशन एज मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, है ना।
जब सारे मिनरल्स नेशनलाइज्ड हैं, इसीलिए जब गवर्नमेंट जब परमिशन देती है तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक्सट्रैक्ट कर सके मिनरल्स को। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन अलोंग टू एक्सेस, वेदर दे सीक द एंटायर सोसाइटी ऑन और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स। ओके, चलो अलोंग टू एक्सेस, अब देखो क्यू से स्टार्ट हो सकता है क्या, अलोंग टू एक्सेस वेदर दे सीक। अब यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे जहाँ भी प्रोनाउन वगैरह आ जाए ना वहाँ पे रुक जाया करो, सोचा करो कि ये क्या ये प्रोनाउन क्लियर है या नहीं। अगर नहीं क्लियर है ना तो उससे वो स्टार्ट, बहुत सी ऐसी बड़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उस पर्टिकुलर मतलब चीज़ से वो सेंटेंस हमारा जो भी है वो स्टार्ट ना हो, है ना। तो क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ में आ गया। रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन, अगेन अब यहाँ पे फिर से देखो काफ़ी वेग हो गया मामला, तो ये भी नहीं हो सकता, पी से स्टार्ट नहीं हो सकता। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स अलोंग टू एक्सेस वेदर दे सीक रेडिकल और लिमिटेड, देखो ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है। एक बार आर वाला भी पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, रेडिकल और लिमिटेड चेंज। ये बिल्कुल ही मतलब जो इंग्लिश का जो फ्लो होता है ना वो कतई उसको ब्रेक कर रहा है, कुछ मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा, तो ये होगा। अब पढ़ के देख लेते हैं एक बार। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स अलोंग टू एक्सेस, बिल्कुल यार देखो डिस्टिंग्विश कर रही हैं तो अलोंग टू एक्सेस, बिल्कुल सही बात है। देखो कितना बढ़िया फ्लो बन रहा है ना इंग्लिश का। वेदर दे सीक रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, है ना। अब देखो यहाँ पर एक मिनी पेयर वाली बात भी थी, रेडिकल और लिमिटेड चेंज एंड वेदर दे फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। आर पी हमें देखो क्लियर हो गया ना कि जो आर पी नहीं सॉरी पी आर, है ना, कि पी आर एक साथ आने चाहिए, तो इन दोनों को तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, यहाँ से आप शुरू करते या यहाँ से शुरू करते, लेकिन पी से स्टार्ट होने वाला नहीं था तो इसलिए हम इसके साथ गए, तो दो तरीके हो गए। चलो नेक्स्ट 55 आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड ऑल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स टेंड टू बी टेम्पररी दे आर इम्पॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आर मोर, क्या आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव ऐसा हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हटाओ इसे। ऑल दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स, देखो ये क्यू से हो सकता है। टेंड टू बी टेम्पररी दे, अब टेंड टू बी टेम्पररी दे, है ना, फिर से अगेन आर से स्टार्ट नहीं हो सकता। आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स, अगेन एस से स्टार्ट नहीं हो सकता, एक ही बचा हमारे पास। चलो अब पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव एंड टेंड टू बी टेम्पररी दे आर इंपॉर्टेंट एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ओके, नेक्स्ट वन 56 है, इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव। अब देखो कितना मतलब पढ़ते ही हमें पता चला कि यार जो एस है ना, हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव, ठीक है, पहली बात तो एस से हो नहीं सकता, इसको आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी जो है उसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव क्या होगी, ग्रोथ होगी ना, तो एस आर तो भैया आएगा, है ना, एस आर हमें समझ में आ गया कि आएगा, है ना, तो फिर ये वाला भी कैंसिल हो गया। पी से स्टार्ट हो सकता है क्या, इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades, बिल्कुल यार ये बढ़िया सेंटेंस बना रहा है। अगर आप थोड़ा सा रिवर्स में जाओगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री राइट हैज़ विटनेस्ड इम्प्रेसिव ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट decade, ये भी सही है ना। तो आप क्यू से जा सकते हो, आई थिंक क्यू वुड बी ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्यू पी एस आर, ये वाला सही है। चलो नेक्स्ट, was formed in 1870 to give voice to the demands in Western India. The Sarvajanik Sabha and all classes of people were its members and needs of the people. Okay, चलो were needs of the people, क्या ये इससे स्टार्ट हो सकता है, एस वाला ऑप्शन भी नहीं दिया है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। एंड ऑल पीपल वर इन इट्स मेंबर्स, क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पे अगेन देखो प्रोनाउन आ गया, ठीक है, प्रोनाउन, और ये वाला प्रोनाउन जो है क्लियर नहीं है, तो भैया आर से तो हम नहीं जाएंगे। और पी से भी हम नहीं जा सकते, वाज फॉर्म्ड इन
कोई सेंस ही नहीं बना रहा, चलो छोड़ो इसे। तो क्यू से स्टार्ट होगा, हम समझ गए। इन इंडिया द सार्वजनिक सभा, ठीक है, वाज फॉर्म्ड इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स। ओके, बढ़िया है, ठीक है। तो क्यू पी तो आएगा, क्यू पी दोनों में है। इसके बाद हम देखते हैं टू द डिमांड्स एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर्स। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर was formed in 1870 to give voice to the demands and needs of the people। डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल, यहाँ पे देखो फ्लो बन रहा है ना, पी एस में फ्लो है ना। तो पी एस में अगर फ्लो है तो हम इसके साथ जाएंगे, इसके साथ नहीं जाएंगे, है ना। क्यू पी एस आर एक बार पढ़ के देखते हैं। इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा was formed in 1870 to give voice to the demands and needs of the people and all classes of people were its members। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, the opportunities to the greater triumphs today are but a step towards the achievements we celebrate and achievements that await us। तो and achievements that await us क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हटाओ इसे। the opportunities to the greater triumph टुडे आर बट अ स्टेप टुवार्ड्स। अब क्यू से भी नहीं हो सकता, क्यू देखो कितना वेग सेंटेंस है। अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हो टुडे आर बट अ स्टेप टुवार्ड्स, बिल्कुल भी ये सेंस नहीं बना रहा है ना क्यू से। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, स्टेप टुवार्ड्स क्या हो सकता है? स्टेप टुवार्ड्स क्या हो सकता है? टुवार्ड्स द अपॉर्चुनिटीज़, है ना, टुवार्ड्स द अचीवमेंट्स। तो क्या हो सकता है? क्यू के बाद एस तो नहीं आएगा, है ना। ओके, क्यू के बाद हमारा आ सकता है, आई थिंक दिस वन वुड बी द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे, है ना। ये चीज़ यहाँ पर हमें मिनी पेयर दे रही है, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे। ये बढ़िया चीज़ है ना। द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे आर बट अ स्टेप टुवार्ड्स। चलो, तो आर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब आर लास्ट में तो नहीं आएगा, तो ये वाला भी आप हटा सकते हो। अब देखो, पढ़ के देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर हमें एक मिनी पेयर बना, किसकी वजह से? वी सेलिब्रेट टुडे की वजह से आर क्यू एक साथ आया, और फिर हमने देखा कि कहाँ पर है। ये वाला हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ पर आर क्यू था भी, और ये वाला काम कर गया, है ना। चलो, द अचीवमेंट्स वी सेलिब्रेट टुडे आर बट अ स्टेप towards the achievements to the greater triumph and achievements that await us। ये सही है। Next 59, and the vision to carry out a full scale revolution part in revolts against taxes and food scarcity, but they lacked the means programs during British rule peasants often took। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान से देखा, during British rule peasants often took part in, क्या लेंगे? वो पार्ट लेंगे, है ना। तो एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस क्यू, एक मिनी पेयर मिला हमें। एस क्यू यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्यू एस है, ये भी नहीं है, तो फिर ये होगा, है ना। ख़त्म हो गया यहीं पे। लेकिन हम पढ़ के देख लेते हैं, है ना। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक पार्ट इन रिवॉर्ड्स अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड के बाद क्या आएगा? स्कार्सिटी आएगा, तो आर आना चाहिए, क्यू के बाद आर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। तो वो तो सही है ना। नेक्स्ट, its policy and announced reforms that the mounting tension was heading, the colonial government, now seeing towards a crisis, wisely decided to change। क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, that the mounting tension was heading के बाद आएगा heading towards, है ना, heading towards। Q के बाद S आना चाहिए। यहाँ पर हमें मिनी पेयर मिला, Q के बाद S कहाँ दिया है भाई? इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें केवल दिया है क्यू एस। ओके, अब पढ़ लेते हैं एक बार। द colonial government now seeing that the mounting tension was heading towards a crisis wisely decided to change its policy and announced reforms। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप जल्दी कर सकते हो, मतलब S1 S6 मैंने देखा है बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लास्ट में करते हैं, ठीक है, बढ़िया स्ट्रेटजी है, करना भी चाहिए लास्ट में। लेकिन S1 ये जो PQRS हैं ये ईजी होते हैं, इनको आप पहले कर सकते हो, ठीक है, पहले करके रख सकते हो। और थोड़ा सा माइंड को काम रखना, ज़्यादा पैनिक मत करना, सही होंगे, है ना, सही हो जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। चलो, अच्छा, गोल्डन टिप है। ओके, गोल्डन टिप क्या है? देखो यार, गोल्डन टिप ये है कि ऑलवेज स्टार्ट बाय फाइंडिंग द सब्जेक्ट हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, है ना।
हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, एंड देन लिंक इट विद द वर्ब और कनेक्टर. वंस यू गेट दिस पेयर राइट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल फॉल इनटू प्लेस लाइक पजल पीसेस, है ना. बड़ी ही ईजिली आपको सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे. बस इस चीज़ को आपको फॉलो करना है. और आपका जो आंसर है सही आएगा. तो ये था आपका PQRS, है ना. अच्छे से करना. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ. जय हिंद.